पारा क्रमांक 350-375 ईस्वी। इतिहास के प्रमुख स्रोत। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख। रचयिता हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और सैन्याधिकारी थे। यह प्रशस्ति प्रयाग के अशोक स्तंभ पर अंकित है। भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी। प्रशस्ति समुद्रगुप्त का सबसे विस्तृत जीवनी स्रोत है। उसकी विजय सूची, उसकी नीति और उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विवरण देती है। इसमें समुद्रगुप्त को लिच्छविदोहित्र, काव्य सम्राट, वीर शिरोमणि जैसे उपाधियों से विभूषित किया गया है। उत्तर भारत के आर्यावर्त राज्यों पर प्रत्यक्ष विजय और विलय का वर्णन मिलता है। दक्षिणापथ के राज्यों पर विजयी होकर भी उन्हें स्वशासन लौटाना समुद्रगुप्त की व्यावहारिक राजनीतिक नीति का परिचय देता है। सीमा राज्यों, वंजन और कर देने वाले जनजातीय समूहों का उल्लेख उसके प्रभाव क्षेत्र की व्यापकता दर्शाता है। लंका के मेघवर्मन द्वारा बौद्ध विहार निर्माण की अनुमति का वर्णन भारत-लंकाई कूटनीतिक संबंधों का अत्यंत प्राचीन प्रमाण। गद्य पद्य मिश्रित, वीर रस और अलंकारिक शैली में रचित गुप्तकालीन संस्कृत साहित्य की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति, करुणा, दानशीलता, धार्मिक सहिष्णुता और राजधर्म की छवि स्पष्ट होती है। एरण आरण का लेख। यह शिलालेख मध्य प्रदेश के एरण क्षेत्र से प्राप्त होता है। भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी। इसमें समुद्रगुप्त के राज्याधिकार, प्रादेशिक प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। महादंडनायक और अन्य पदों का जिक्र गुप्त प्रशासन की सैन्य नागरिक व्यवस्था की झलक देता है। यह मध्य भारत में गुप्त सत्ता के विस्तार और उनके आधिकारिक नेटवर्क की पुष्टि करता है। प्रयाग प्रशस्ति जितना साहित्यिक नहीं, परंतु प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान इतिहास स्रोत है। समुद्रगुप्त की मुद्राएं। समुद्रगुप्त की सोने की अनेक प्रकार की मुद्राएं गुप्तकाल की आर्थिक समृद्धि का सीधा प्रमाण है। वीणावादक प्रकार की मुद्रा, जिसमें सम्राट वीणा बजाते हुए दर्शाया गया, उसे केवल योद्धा नहीं बल्कि कलारसिक शासक के रूप में भी प्रस्तुत करती है। अश्वमेध प्रकार की मुद्रा, समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ के सफल आयोजन और वैदिक परंपरा के पुनरुत्थान का द्योतक। धनुर्धारी, सिंहवध या बाघवध जैसे प्रकार उसकी युद्ध कुशलता और पराक्रम के प्रतीक। मुद्राएं गुप्तकालीन कला, राजकीय प्रतीकों और सम्राट की विचारधारा का उत्कृष्ट प्रमाण है। मुद्रा आइकनोग्राफी से समुद्रगुप्त की बहुआयामी पहचान, विजेता, कलाकार, दाता, पराक्रमी स्पष्ट होती है। सार महत्व एक नज़र में। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का मुख्य जीवन वृत्त और राजकीय नीति का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है। एरण लेख उसके प्रशासनिक ढांचे और क्षेत्रीय नियंत्रण का ठोस प्रमाण देता है। मुद्राएं उसके व्यक्तित्व, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक दृष्टि और गुप्तकालीन समृद्धि का प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। समुद्रगुप्त का राज्यारोहण। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, जिसकी माता लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी थी। इस कारण समुद्रगुप्त को लिच्छविदोहित्र भी कहा गया। गद्दी के उत्तराधिकार को लेकर प्रारंभ में राजपरिवार में विवाद हुआ। प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर संकेत मिलता है कि समुद्रगुप्त को प्रारंभ में कुछ प्रतिद्वंद्वियों से संघर्ष करके गद्दी प्राप्त करनी पड़ी। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने समुचित मूल्यांकन के बाद समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुना। यह उसके गुण, वीरता और नीतिपूर्ण स्वभाव का सम्मान था। समुद्रगुप्त का राज्यारोहण लगभग 350 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यही काल उसके प्रारंभिक अभियानों और शक्ति संहति कंसोलिडेशन का समय है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवनकाल में ही उसे उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसे स्वाभाविक उत्तराधिकार और राज्य नियुक्ति परंपरा दोनों का मिश्रण माना जाता है। राज्यारोहण के बाद समुद्रगुप्त ने सबसे पहले आंतरिक विद्रोहों और प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को शांत किया। इसे उसका प्रारंभिक घरेलू संघर्ष काल कहा जाता है। गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद उसने अपनी सैन्य शक्ति को पुनर्गठित किया और व्यापक दिग्विजय नीति अपनाई। इसके बाद ही उत्तर भारत और दक्षिणापथ के अभियान शुरू हुए।
समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के समय गुप्त साम्राज्य एक उभरती शक्ति था, परंतु उसके शासनकाल में यह साम्राज्य युग की परिभाषा तक पहुंच गया, इसीलिए उसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के तुरंत बाद उसका पहला बड़ा अभियान आर्यावर्त उत्तरी भारत के उन राजाओं के विरुद्ध था जिन्होंने उसके उदय के समय स्वतंत्रता या प्रभुत्व का दावा कर लिया था। इस प्रथम अभियान को आर्यावर्त का प्रथम युद्ध कहा जाता है, जिसकी मुख्य जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। आर्यावर्त का यह युद्ध समुद्रगुप्त के लिए सत्ता सुदृढ़ीकरण कंसोलिडेशन ऑफ पावर का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। इस युद्ध का उद्देश्य उत्तर भारत के उन छोटे छोटे गणराज्यों, जनपदों और राजाओं को परास्त करना था जिन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त प्रभुत्व को चुनौती दी थी। प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावर्त के जिन प्रतिद्वंद्वियों का उल्लेख है वे सभी समुद्रगुप्त द्वारा विजित और नष्ट किए गए बताए जाते हैं। इन आर्यावर्तीय शासकों में नक्सेन, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नंद, राज, नागदत्त, काको, माता, महासेन गुप्त आदि नाम प्रमुख हैं। ये सभी छोटे राजवंशों और स्थानीय नाग शक्तियों के प्रतिनिधि थे। आर्यावर्त के इस प्रथम युद्ध का चरित्र पूर्ण विजय का था, अर्थात समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को न केवल परास्त किया बल्कि अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से विलय भी कर लिया। यह अभियान समुद्रगुप्त की सैन्य शक्ति का पहला प्रदर्शन था, जिसने आगे दक्षिणापथ की दिग्विजय के लिए मजबूत आधार तैयार किया। आर्यावर्त का यह प्रथम युद्ध उसे अपराजित विजेता और दिग्विजयी सम्राट की प्रतिष्ठा दिलाता है। यही उसके पूरे शासनकाल की दिशा तय करता है। इस युद्ध के बाद समुद्रगुप्त पूरे उत्तर भारत का निर्विवाद प्रभु बन गया और गुप्त साम्राज्य की नींव अत्यंत मजबूत हो गई। नीचे समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ युद्ध बिल्कुल साफ हिंदी में बिना नंबरिंग केवल देश शैली में दिया गया है, यूपीएससी के लिए सटीक, प्रामाणिक और संक्षिप्त विस्तृत। समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ युद्ध DAKIPATHA कैंपेन। आर्यावर्त में शक्ति सुदृढ़ीकरण के बाद समुद्रगुप्त ने अपना ध्यान दक्षिण भारत की ओर किया। इसे दक्षिणापथ दिग्विजय कहा गया। दक्षिणापथ अभियान का उद्देश्य प्रत्यक्ष विलय नहीं बल्कि प्रभुत्व स्वीकार कराना था, युद्ध जीतना लेकिन शासकों को पुनः उनका राज्य लौटाना समुद्रगुप्त की विशेष नीति थी। इस अभियान का विस्तृत वर्णन प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन द्वारा में मिलता है। यह सबसे विश्वसनीय प्रामाणिक स्रोत है। दक्षिण के राजाओं को समुद्रगुप्त ने युद्ध में पराजित किया, परंतु उनसे केवल स्वामित्व स्वीकार, भेंट और कर लिया। उनके राज्यों का प्रशासन स्थानीय शासकों को ही दे दिया। यह नीति समुद्रगुप्त की राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाती है। दूरस्थ क्षेत्रों का प्रत्यक्ष प्रशासन कठिन होता, इसलिए उसने पराजय प्लस स्वायत्तता की रणनीति अपनाई। दक्षिणापथ में पराजित प्रमुख राज्य। दक्षिण का कांची नरेश विष्णुगोप समुद्रगुप्त के अभियान का सबसे प्रसिद्ध शासक है। उसे पराजित करके समुद्रगुप्त ने दक्षिण में अपनी शक्ति का व्यापक प्रभाव स्थापित किया। कौशल, पिष्टपुर, वाटवान, कोरलन, कांची, वंग, कोसल दक्षिण, कंची पल्लव, कुरला, कुटक, उद्योगिनी आदि अनेक दक्षिणापथीय राज्यों का उल्लेख प्रशस्ति में मिलता है। इन सबने समुद्रगुप्त की विजय के बाद उसकी अधीनता स्वीकार की और भेंटें अर्पित की। दक्षिणापथ अभियान की विशेषताएं। यह अभियान समुद्रगुप्त की सैन्य शक्ति, सहनशीलता और सुव्यवस्थित रणनीति का प्रमाण है। एक साथ कई दिशाओं में लंबी दूरी तक युद्ध करना सरल नहीं था। गंगायमुना के मैदान से लेकर द्राक्षिणात्य के तटीय क्षेत्रों तक समुद्रगुप्त ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दक्षिण के राज्यों को पदच्युत न करके पुनः शासन सौंप देना गुप्त साम्राज्य को स्थायी शत्रु पैदा होने से बचाता था। इससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच राजनयिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क मजबूत हुआ। गुप्त काल को शास्त्रीय युग बनाने में यही संबंध भी सहायक रहे। दक्षिणापथ युद्ध का महत्व। समुद्रगुप्त को संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सुपर पावर बनाने वाली निर्णायक विजय श्रृंखला। उत्तर में प्रत्यक्ष नियंत्रण और दक्षिण में प्रभुत्व स्वीकार, दो प्रकार की रणनीति का बेहतरीन संयोजन।
पल्लवों, चोलों, पांड्यों के क्षेत्रों के साथ कूटनीतिक संबंधों का प्रारंभिक स्वरूप। भारतीय इतिहास में एकीकृत साम्राज्यिक दृष्टि का सबसे स्पष्ट प्रमाण समुद्रगुप्त के कारण उपमहाद्वीप पहली बार व्यापक स्तर पर एक राजनयिक ढांचे से जुड़ा। समुद्रगुप्त आर्यावर्त का दूसरा युद्ध। प्रयाग प्रशस्ति पर आधारित विस्तृत ऐतिहासिक पुनर्निर्माण। युद्ध का मूल कारण। प्रथम आर्यावर्त युद्ध के बाद भी उत्तर भारत पूरी तरह शांत नहीं था। कुछ नागवंशी गणराज्य और छोटे राज्य समुद्रगुप्त की बढ़ती शक्ति से असंतुष्ट थे। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय के समय उत्तर में पुनः शक्ति संतुलन बिगड़ गया। कुछ स्थानीय शासकों ने फिर से स्वतंत्रता जतानी शुरू की। इसी अस्थिरता को समाप्त करने और पूर्ण राजनीतिक एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त का दूसरा युद्ध आरंभ किया। दूसरे युद्ध की प्रकृति। यह पहला युद्ध जैसा विस्फोटक उद्घाटन नहीं था। दूसरा अभियान व्यवस्थित, योजनाबद्ध और निवारक प्रिवेंटिव था। इस युद्ध का फोकस उन राजाओं पर था जो समुद्रगुप्त की प्रथम विजय के बाद भी पुनः उठ खड़े हुए या गुप्त सत्ता को चुनौती दे रहे थे। इस अभियान का स्वरूप पूर्ण विलय वाला रहा। दक्षिणापथ की तरह प्रभुत्व स्वीकार नीति नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष नियंत्रण अपनाया गया। मुख्य प्रतिद्वंद्वी नाम केवल विवरण हेतु। प्रयाग प्रशस्ति दूसरे युद्ध के लिए नाम नहीं सूचीबद्ध करती, लेकिन इतिहासकार इसे उन नाग शक्तियों और छोटे आर्यावर्तीय राजाओं से जोड़ते हैं जिनका प्रभाव मध्य भारत और गंगायमुना घाटी में था। नाग राजवंश के अवशेष नागदत्त, गणपति नाग, चंद्रनाग आदि समुद्रगुप्त के शासन में सबसे प्रमुख प्रतिरोध केंद्र थे। मध्य भारत के कुछ गणनायक और क्षेत्रीय पंचायत राज्य भी इस संघर्ष का हिस्सा रहे। दूसरे युद्ध की रणनीति। समुद्रगुप्त ने इस अभियान में किसी भी प्रकार के राजनीतिक जोखिम की अनुमति नहीं दी। हर विद्रोही शक्ति को पूरी तरह दबाया गया। यह युद्ध अधिकतर तुरंत आक्रमण और शीघ्रवश में करने की नीति पर आधारित था। समुद्रगुप्त की सेना ने गंगायमुना क्षेत्र, बुंदेलखंड और मध्य भारत में अत्यधिक गति से कार्रवाइयां कीं। इससे विद्रोही शक्तियों को संगठित होने का अवसर नहीं मिला। परिणाम आर्यावर्त पर पूर्ण नियंत्रण। दूसरे युद्ध के बाद उत्तर भारत में समुद्रगुप्त की सत्ता निर्विवाद और अभेद्य हो गई। नाग राजवंशों का राजनीतिक वजूद लगभग समाप्त हो गया। गुप्त साम्राज्य की सीधी शक्ति स्थापित हो गई। गंगायमुना दोआब से लेकर अवंती और मध्य भारत तक गुप्तों की प्रशासनिक एकरूपता बनी। यह अभियान समुद्रगुप्त को पूरे आर्यावर्त का एकीकर्ता सम्राट साबित करता है। दूसरे युद्ध का ऐतिहासिक महत्व। यह उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थायी नींव बनाता है। समुद्रगुप्त अब न केवल विजेता बल्कि स्थिरकर्ता भी बना। आर्यावर्त की सारी राजनैतिक बाधाएं हट जाने पर समुद्रगुप्त को दक्षिणापथ और सीमा राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता मिली। गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक मशीनरी, कुमारामात्य, महादंडनायक, उन्नत सैन्य संरचना इसी समय मजबूत हुई। भारतीय इतिहास में पहली बार उत्तर भारत इतनी व्यवस्थित शक्ति के अधीन आया। गुप्तकाल के स्वर्णयुग के लिए आधार तैयार हुआ। लघु सार। आर्यावर्त का दूसरा युद्ध समुद्रगुप्त का सत्ता पुनर्स्थापन अभियान था। उद्देश्य दक्षिण अभियान के बाद उत्तर में उठे शत्रुओं को शांत करना। परिणाम पूरे आर्यावर्त का पूर्ण और स्थायी एकीकरण। महत्व गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक स्वर्णिम स्थायित्व यहीं से शुरू होता है। समुद्रगुप्त आत्विक राज्यों की विजय। आत्विक राज्य कौन थे? आत्विक का अर्थ है वन प्रदेशों में रहने वाले राज्य, यानी जंगलों, पहाड़ी दर्रों और दुर्गम क्षेत्रों में बसे छोटे छोटे जनजातीय या स्थानीय राज्य। ये राज्य गंगायमुना मैदान और विदर्भ मध्य प्रदेश क्षेत्र के बीच फैले हुए वनक्षेत्रों में स्थित थे। प्रयाग प्रशस्ति इन्हें ताविका आर्जे कहती है, अर्थात वनराज्य, वनजन, वनगण। आत्विक राज्यों की भौगोलिक स्थिति। बुंदेलखंड, विंध्याचल, झांसी सीधी रीवा क्षेत्र,
और मध्य भारत के अनेक वनक्षेत्र इस श्रेणी में आते हैं। यह क्षेत्र समतल मैदान और दक्षिणापथ के बीच पड़ता था। समुद्रगुप्त की दिग्विजय के लिए आवश्यक मार्ग। समुद्रगुप्त ने इन्हें क्यों जीता? दक्षिणापथ अभियान पर जाने से पहले समुद्रगुप्त को उत्तर और मध्य भारत के सभी मार्ग सुरक्षित करने थे। आत्विक राज्यों ने गुप्त सत्ता को चुनौती नहीं दी, पर ये क्षेत्र कठिन और विद्रोही प्रवृत्ति वाले माने जाते थे। मार्ग सुरक्षा हेतु आवश्यक था कि वे अधीन रहें। व्यापार, सैन्य आवाजाही और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए इन वन प्रदेशों को शांत करना जरूरी था। आत्विक राज्यों की विजय का स्वरूप। यह विजय पूर्ण विलय की नीति से जुड़ी थी, मतलब समुद्रगुप्त ने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में लिया। समुद्रगुप्त की सेना ने इन दुर्गम वनक्षेत्रों में अभियान चलाए, स्थानीय सरदारों को हराया और वहां अपना प्रशासनिक प्रभुत्व स्थापित किया। यह अभियान दक्षिणापथ की नीति जैसा जीतो और छोड़ दो नहीं था, बल्कि जीतो और अपने अधीन रखो वाली नीति थी। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख। हरिशन लिखता है कि समुद्रगुप्त ने आत्विक राजाओं को दमन किया, उन्हें वश में किया और अपने आदेश का पालन करवाया। यह दिखाता है कि उन्होंने समुद्रगुप्त को पराजित शासक के रूप में स्वीकार किया और कर भेंट देने लगे। महत्व। उत्तर भारत और मध्य भारत के आंतरिक रास्तों को सुरक्षित करके समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की ओर तेजी से बढ़ने की सुविधा पाई। इन क्षेत्रों के अधीन होने से समुद्रगुप्त का साम्राज्य भौगोलिक रूप से एकजुट हुआ। उत्तर का मैदान और दक्षिण का मार्ग दोनों नियंत्रण में आए। आत्विक राज्यों की विजय गुप्त साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति को मजबूत करती है। कोई भी विद्रोह या बाहरी आक्रमण उत्तर मध्य क्षेत्र में नहीं हो सकता था। यह समुद्रगुप्त की उस नीति का प्रतीक है जिसमें वह सामरिक क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखता था। संक्षिप्त सार। आत्विक राज्य वन प्रदेशीय, जनजातीय, दुर्गम राज्य। समुद्रगुप्त का उद्देश्य मार्ग सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता। परिणाम इन राज्यों का दमन, पराजय और प्रत्यक्ष अधीनता। महत्व। दक्षिणापथ अभियान से पहले पूरा उत्तर मध्य भारत सुरक्षित हो गया। समुद्रगुप्त प्रत्यंत, सीमावर्ती राज्यों की विजय। प्रत्यंत राज्य कौन थे? प्रत्यंत का अर्थ है सीमा पर स्थित राज्य, यानी वे राज्य जो गुप्त साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं के किनारे बसे थे। ये न तो उत्तर भारत के आर्यावर्त के मुख्य राज्य थे और न ही दक्षिणापथ के बड़े राज्य। ये मध्यवर्ती सीमांत, फ्रंटियर जोन में आते थे। ये राज्य राजनीतिक रूप से स्वतंत्र थे, पर सैन्य रूप से समुद्रगुप्त से कमजोर, इसलिए प्रत्यंत कहलाए। ये राज्य कहाँ थे? बंगाल, समतट, असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ओडिशा, नेपाल के समीपवर्ती तराई क्षेत्र, मध्य भारत के पूर्वी सीमांत और ब्रह्मपुत्र सुभाषित क्षेत्रों के आसपास के राज्य। इनमें छोटे राजवंश, गणराज्य और जनजातीय प्रमुख शामिल थे। समुद्रगुप्त ने इन्हें क्यों जीता? साम्राज्य की पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमा को सुरक्षित करना था। व्यापार मार्ग, गंगा ब्रह्मपुत्र के तटीय इलाके और समुद्रतीय संपर्क क्षेत्रों पर नियंत्रण आवश्यक था। यदि सीमांत राज्य स्वतंत्र रहते तो वे भारत आधारित विदेशी शक्तियों जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के संपर्क से जुड़कर भविष्य में खतरा बन सकते थे। प्रत्यंत राज्यों की विजय का स्वरूप। यह विजय न तो दक्षिणापथ जैसी जीतकर वापस दे दो नीति थी और न ही आर्यावर्त जैसी पूर्ण विलय नीति। प्रत्यंत राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने राजनयिक अधीनता, ट्राइब्यूटरी सबमिशन का मॉडल अपनाया। इन राज्यों ने समुद्रगुप्त को भेंट दी, राजनयिक दूत भेजे, उसकी सर्वोच्चता स्वीकार की, परंतु अपने क्षेत्रीय शासन को बरकरार रखा। प्रयाग प्रशस्ति कहती है कि ये राज्य समुद्रगुप्त के आदेश तले आ गए और उसके अनुग्रह से राज्य करते रहे। इन राज्यों के उदाहरण। प्रयाग प्रशस्ति की शैली पर आधारित नाम केवल ऐतिहासिक संदर्भ हेतु। समतट, कामरूप, कौसंबी के समीप राज्य, दावका, कार्ष्ण, कच्छ, पौरव, नेपाल, किरात क्षेत्र के सीमांत राज्य। महत्व।
इससे समुद्रगुप्त का प्रभाव क्षेत्र लगभग पूरे पूर्वी भारत से लेकर नेपाल, असम के सीमांत तक फैल गया। इन सीमांत राज्यों के अधीन होने से गुप्त साम्राज्य के लिए कूटनीति, व्यापार और समुद्री संपर्क का मार्ग खुला। यह समुद्रगुप्त की समग्र भारतीय दिग्विजय का तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। आर्यावर्त को स्थायी रूप से जीता, दक्षिणापथ को पराजित कर अधीन किया और प्रत्यंत राज्यों को कूटनीति से जोड़ लिया। गुप्त शासन को किसी भी बाहरी हमले से बचाने के लिए ये राज्य सुरक्षा कवच, बफर जोन बन गए। संक्षिप्त सार: प्रत्यंत राज्य सीमाओं पर बसे छोटे छोटे राज्य। समुद्रगुप्त का उद्देश्य दक्षिण पूर्व उत्तर के बुंदेली, बंगाल, असम, नेपाल क्षेत्रों को नियंत्रण में रखना। परिणाम: भेंट, दूत, अधीनता और समुद्रगुप्त की सर्वोच्चता की स्वीकारोक्ति। महत्व: साम्राज्य की सुरक्षा प्लस व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण प्लस पूर्वी भारत में स्थायी प्रभाव। समुद्रगुप्त के विदेशी शक्तियों से संबंध। लंका, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन से संबंध। समुद्रगुप्त के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध लंका, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन के साथ थे। प्रयाग प्रशस्ति स्पष्ट कहती है कि लंका के राजा ने समुद्रगुप्त के दरबार में दूत भेजा। दूत ने समुद्रगुप्त से बौद्ध विहार, मठ बनाने की अनुमति मांगी, जो उसने प्रसन्न होकर दे दी। इससे समुद्रगुप्त की धार्मिक सहिष्णुता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मिलता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया के बीच सबसे प्रारंभिक राजनयिक संपर्क माना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया से अप्रत्यक्ष संबंध। समुद्रगुप्त के समय भारत का व्यापार बंगाल की खाड़ी, तम्रलिप्त और दक्षिण के बंदरगाहों से दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला था। सीधे अभिलेख भले नहीं है, परंतु उसके शासनकाल में गुप्त स्वर्ण मुद्राएं दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापारिक मार्गों तक पहुंचने लगी थी। यह दर्शाता है कि उसके काल में भारत की समुद्री गतिविधियां बढ़ी और भारत सुवर्णभूमि, सुवर्णद्वीप, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया के संबंध मजबूत हुए। सीमावर्ती राज्यों के माध्यम से कूटनीतिक संपर्क। समुद्रगुप्त के प्रत्यंत सीमावर्ती राज्य समतट, दावका, कारशना, नेपाल तराई, कामरूप के आसपास के क्षेत्र, गुप्तों और बाहरी दुनिया के बीच मध्यक्षेत्रीय संपर्क थे। इन राज्यों का समुद्रगुप्त की सर्वोच्चता स्वीकार करना गुप्त साम्राज्य को पूर्व में चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संपर्क का सुरक्षित भौगोलिक मार्ग देता था। केंद्रीय एशिया के साथ अप्रत्यक्ष राजनीतिक संबंध। समुद्रगुप्त के युग में कुषाणों का राजनीतिक प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका था, पर उनकी व्यापारिक मार्ग प्रणाली सक्रिय थी। सिल्क रूट की गतिविधियों के चलते गुप्त साम्राज्य और मध्य एशिया के बीच व्यापारिक प्रवाह चलता रहा। समुद्रगुप्त का स्थिर और मजबूत उत्तर भारतीय साम्राज्य इन व्यापारिक मार्गों के लिए सुरक्षा का प्रतीक बन गया। भारत तिब्बत नेपाल क्षेत्र से संबंध। प्रत्यंत राज्यों में नेपाल के किरात और लिच्छवितराई के क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। इन राज्यों ने समुद्रगुप्त को दूत और भेंट भेजकर उसकी सर्वोच्चता मानी। यह उत्तर हिमालय क्षेत्रों के साथ गुप्तों के राजनयिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रारंभिक आधार बना। समुद्रगुप्त का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। समुद्रगुप्त का नियंत्रण पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिणापथ में होने के कारण वह उपमहाद्वीप की प्रमुख शक्ति बन गया। उसके साम्राज्य की स्थिरता ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को सुरक्षा दी। भारतीय व्यापारी और बौद्ध ब्राह्मण विद्वान विदेश तक पहुंच पाए। लंका के साथ उसका संबंध उसे धर्म संरक्षक सम्राट की पहचान देता है और पूरे एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार को बल देता है। उसकी नीतियां भारत की प्राचीन कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रभाव का सर्वोच्च उदाहरण है। संक्षिप्त सार। लंका से औपचारिक राजनयिक संबंध, बौद्ध विहार निर्माण की अनुमति, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क, उत्तर पूर्व के प्रत्यंत राज्यों के माध्यम से सीमा पार कूटनीति, मध्य एशिया से मार्ग आधारित संबंध, सिल्क रूट, नेपाल, तराई, तिब्बत क्षेत्रों से प्रारंभिक संपर्क।
समुद्रगुप्त के कुषाणों से संबंध। कुषाण शक्ति का परिप्रेक्ष्य। समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त के समय तक कुषाण साम्राज्य का स्वर्णकाल समाप्त हो चुका था। कनिष्क, हविष्क और वासुदेव के बाद कुषाण शक्ति बिखर चुकी थी। उत्तर पश्चिम में केवल छोटे छोटे कुषाण प्रमुख लेज़र कुशानास बचे थे, जिनका नियंत्रण पंजाब, गांधार और काबुल के पास के इलाकों तक सीमित था। इन छोटे कुषाण शासकों को चीनी और फारसी स्रोत भी कमजोर सीमा शक्ति के रूप में दर्शाते हैं। समुद्रगुप्त के साथ सीधा संघर्ष क्यों नहीं हुआ? समुद्रगुप्त का साम्राज्य मुख्यतः गंगायमुना, मध्य भारत और दक्षिणापथ तक विस्तृत था। उसकी प्राथमिक दिशा उत्तर पश्चिम नहीं थी। पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पंजाब गांधार, उस समय नागशक्तियों, शकवंशजों और छोटे कुषाणों के बीच विभाजित था। यह क्षेत्र उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण की पहुंच से बाहर था। समुद्रगुप्त ने अपनी ऊर्जा दक्षिण, आर्यावर्त और पूर्व की ओर केंद्रित की, इसलिए कुषाणों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। फिर संबंध कैसे समझे जाते हैं? समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में सीमावर्ती राज्यों के संदर्भ में कुछ ऐसे राज्यों का उल्लेख किया है जो उत्तर पश्चिम की ओर संकेत करते हैं। इनका जुड़ाव कुषाणोत्तर क्षेत्र से माना जाता है। यह संकेत मिलता है कि छोटे कुषाण प्रमुखों ने समुद्रगुप्त की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, पर प्रत्यक्ष युद्ध का प्रमाण नहीं है। यह संबंध राजनयिक अधीनता जैसा था। वे समुद्रगुप्त के साम्राज्य से टकराने जितने शक्तिशाली नहीं थे। व्यापारिक संबंध। गुप्त काल में गंगायमुना क्षेत्र का व्यापार बहुत बढ़ा। इससे पश्चिमोत्तर तक व्यापारिक संपर्क स्वतः सक्रिय थे। कुषाणों के समय से चले आ रहे सिल्क रूट और मध्य एशियाई व्यापार मार्ग समुद्रगुप्त के समय भी चलते रहे। इससे गुप्त भारत और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक व्यापारिक संपर्क बना रहा। सांस्कृतिक प्रभाव। कुषाण काल में विकसित गांधार कला बाद के गुप्तकालीन कलारूपों को प्रभावित करती है। यह प्रभाव समुद्रगुप्त काल में भी जारी रहा। कला और धर्म के आदान प्रदान के कारण गुप्त काल और कुषाणोत्तर क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक निरंतरता देखी जाती है। UPSC। समुद्रगुप्त और कुषाणों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध का प्रमाण नहीं। छोटे उत्तरकालीन कुषाण राज्यों ने समुद्रगुप्त की सर्वोच्चता स्वीकार की। यह एक कूटनीतिक या परोक्ष संबंध था। व्यापारिक मार्ग और सांस्कृतिक संपर्क खुले रहे। गुप्त और कुषाणोत्तर क्षेत्रों में कला व धर्म, विशेषकर बौद्ध प्रभाव की निरंतरता दिखाई देती है। समुद्रगुप्त ने कुषाण क्षेत्र में विस्तार करने की बजाय दक्षिण और आर्यावर्त में शक्ति केंद्रित नीति अपनाई। समुद्रगुप्त का अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध का ऐतिहासिक अर्थ। अश्वमेध प्राचीन वैदिक काल का राजसूय समकक्ष सर्वोच्च यज्ञ था। यह सम्राट की सर्वोच्च क्षत्रिय सत्ता, सैन्य प्रभुत्व और राजकीय सार्वभौमिकता का प्रदर्शन माना जाता था। इसमें एक विशेष घोड़ा, अश्व, छोड़ा जाता था, जो जिस राज्य से होकर गुजरता, वहां के शासक को उस सम्राट की सर्वोच्चता स्वीकार करनी होती थी। समुद्रगुप्त का अश्वमेध। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ, आर्यावर्त, आत्विक और प्रत्यंत चारों प्रकार की विजयों के बाद अपने साम्राज्य को पूर्णतः सुरक्षित और स्थिर पाया। इसी स्थिति में उसने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। यह अपने समय में उसकी अपराजय स्थिति की सार्वजनिक घोषणा थी। यह यज्ञ उसके शासन की धार्मिक वैधता और राजसूय समान सार्वभौमिकता को स्थापित करता था। पुरातात्विक प्रमाण मुद्रा। समुद्रगुप्त की अश्वमेध प्रकार, अश्वमेधा टाइप की सोने की मुद्रा इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुद्रा पर एक और स्वतंत्र खड़ा अश्व, बिना सैनिक, और दूसरी ओर यूपस्तंभ, यज्ञस्तंभ का चित्र है। मुद्राओं पर अश्वमेध पराक्रम और राजाधिराज जैसी उपाधियां मिलती हैं। यह दर्शाता है कि समुद्रगुप्त ने न केवल यज्ञ किया, बल्कि उसका राजनीतिक उपयोग भी किया। प्रयाग प्रशस्ति का संकेत। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त को धर्मयज्ञ निरत और श्रेष्ठ क्षत्रिय के रूप में वर्णित करती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से अश्वमेध के अनुष्ठान का समर्थन करती है।
हरिशेन उसकी दिग्विजय को ऐसी बताता है कि उसके बाद उसे कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। यह अश्वमेध आयोजन के लिए आवश्यक शर्त थी। राजनैतिक अर्थ। अश्वमेध दर्शाता है कि समुद्रगुप्त समूचे उत्तर भारत का निर्विवाद शासक बन चुका था। दक्षिण के शासक उसके प्रति अधीन थे। सीमावर्ती राज्यों ने दूत और भेंट भेजकर सर्वोच्चता मानी। इस स्थिति में अश्वमेध ने उसे चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित किया। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। यह वैदिक धर्म के पुनरुद्धार का संकेत है, जो गुप्त युग की विशेषता माना जाता है। गुप्त शासक ब्राह्मणवादी परंपरा के संरक्षक माने जाते हैं। अश्वमेध इसका औपचारिक प्रतीक है। अश्वमेध के आयोजन से गुप्त दरबार में ब्राह्मण विद्वानों की प्रतिष्ठा और बढ़ी। UPSC। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसके स्पष्ट प्रमाण उसकी अश्वमेध सोने की मुद्राएं हैं। यज्ञ के सफल होने का अर्थ सभी शत्रु पराजित, कोई प्रतिद्वंद्वी शेष नहीं। यह समुद्रगुप्त को महासामंत चक्रवर्ती के रूप में स्थापित करता है। अश्वमेध गुप्तकाल के धार्मिक, राजकीय, वैदिक पुनरुत्थान का मजबूत संकेतक है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य तथा शासन। समुद्रगुप्त के साम्राज्य का स्वरूप। समुद्रगुप्त का साम्राज्य गुप्त युग का सबसे विस्तृत, सुदृढ़ और संगठित साम्राज्य माना जाता है। इसका विस्तार गंगा, यमुना दोआब, मध्य भारत, बंगाल, ओडिशा, नेपाल, तराई, असम के सीमांत, बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और दक्षिणापथ तक प्रभाव क्षेत्र के रूप में फैला था। दक्षिण के राज्य प्रत्यक्ष रूप से मिलाए नहीं गए, परंतु सभी ने समुद्रगुप्त की सर्वोच्चता स्वीकार की। दक्षिणापथ उसकी कूटनीति का अधीन क्षेत्र बन गया। उत्तरी और मध्य भारतीय क्षेत्रों में समुद्रगुप्त ने प्रत्यक्ष नियंत्रण रखा। ये उसके साम्राज्य का मुख्य केंद्रीय भाग थे। इससे उसका साम्राज्य एक बहुस्तरीय संरचना वाला भारतीय उपमहाद्वीपीय साम्राज्य बन गया। समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था। समुद्रगुप्त की शासन प्रणाली अत्यंत दक्ष, केंद्रीकृत लेकिन स्थानीय स्वायत्तता देने वाली थी। सम्राट सर्वोच्च शक्ति का धारक था। उसके पास सेना, प्रशासन और न्याय सभी पर अंतिम अधिकार था। शासन में परामर्शदात्री मंडल, मंत्री, कुमारामात्य, राजकुमार, उन्नत सैन्य अधिकारी, महादंडनायक और स्थानीय प्रशासक शामिल थे। शासन की प्रमुख विशेषताएं। सम्राट की शक्ति पूर्ण, परंतु प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने प्रांतों में व्यावहारिक सत्ता का संचालन करते थे। प्रशासन ब्राह्मण, क्षत्रिय, नगर अधिकारियों और भूमिधरों के सहयोग से चलता था। कर, भूमिकर, व्यापार कर और जीतकर लिए गए भेंट कर उसके राजकोष के मुख्य आधार थे। सेना, स्थायी सेना प्लस सामंतों के दल, समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति का सबसे बड़ा आधार। कानून, धर्म और न्याय पर आधारित, परंतु सम्राट का अंतिम निर्णय सर्वोच्च माना जाता था। धर्म, ब्राह्मणवादी व्यवस्था समर्थित थी पर धार्मिक सहिष्णुता प्रबल थी। लंका के राजा को विहार निर्माण की अनुमति इसका प्रमाण है। साम्राज्य की बहुस्तरीय संरचना। प्रत्यक्ष शासन क्षेत्र गंगा, यमुना दोआब, मध्य भारत, पूर्वी भारत के मुख्य भाग। अधीन, ट्राइब्यूटरी राज्य, छोटे आर्यावर्तीय और जनपद राज्य जिन्होंने कर भेंट देकर अधीनता मानी। दक्षिणापथ राज्य युद्ध में पराजित पर पुनः अपने सिंहासन पर बैठाए गए, परंतु समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। प्रत्यंत, सीमांत राज्य समतट, दावका, कार्ष्ण, नेपाल, तराई आदि जिन्होंने दूत और कर भेजकर सर्वोच्चता मानी। आत्विक, वंजन राज्य पूर्णतः वश में लाए गए, मार्ग सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए। समुद्रगुप्त का प्रशासनिक दृष्टिकोण। युद्ध में जितनी कठोरता, शासन में उतनी ही उदारता, यह उसकी सबसे विशिष्ट नीति थी। जिन राज्यों को प्रत्यक्ष मिलाया नहीं गया, उनसे केवल कर और निष्ठा की अपेक्षा रखी गई। स्थानीय स्वशासन कायम रहने दिया। प्रशासनिक तंत्र में कला, शिक्षा, धर्म और साहित्य को बढ़ावा दिया गया। समुद्रगुप्त स्वयं संगीत, वीणा का पारखी था। बौद्ध, ब्राह्मण, जैन सभी धर्मों को संरक्षण मिला।
यही कारण है कि उसका साम्राज्य सांस्कृतिक रूप से अत्यंत जीवंत था। सम्राट की छवि और राजनीति। समुद्रगुप्त को कविराज, वीणावादक, राजाधिराज, पराक्रमांक और लिच्छविदौहित्र जैसे उपाधियों से इतिहास में याद किया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति उसे धर्मयुद्ध में विजयी, पराजितों पर दयालु तथा शांति और न्याय का संरक्षक बताती है। उसकी राजनीतिक नीति विजय प्लस दया प्लस राजनय का अद्वितीय संयोजन थी। यही उसे गुप्त युग का सबसे महान सम्राट बनाती है। UPSC समुद्रगुप्त का साम्राज्य बहुस्तरीय, विशाल और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत संतुलित था। शासन केंद्रीकृत था पर प्रशासनिक रूप से लचीला, स्थानीय स्वशासन को मान्यता। प्रत्यक्ष नियंत्रण प्लस अधीन राज्य प्लस सीमांत राज्य मॉडल उसके राजकीय ढांचे की खास पहचान। धार्मिक सहिष्णुता, कला संरक्षण, युद्ध नीति और कूटनीति, इन सबने उसके शासन को स्वर्णयुग का आधार बनाया। समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व एवं चरित्र। वीरता और पराक्रम। समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व सबसे पहले अप्रमित सैन्य शक्ति और वीरता से जुड़ा है। प्रयाग प्रशस्ति उसे अजय, दिग्विजयी, महावीर, पराक्रमांक जैसे विशेषणों से सुशोभित करती है। उसने आर्यावर्त, आत्विक, दक्षिणापथ और प्रत्यंत चारों दिशाओं में निरंतर युद्ध करके अपनी क्षमता सिद्ध की। उसकी युद्ध रणनीति तेज, आक्रामक और सुव्यवस्थित थी। यह उसे प्राचीन भारत का नेपोलियन कहलवाती है। उदारता और दया। पराजित शत्रुओं पर उसकी नीति कठोर नहीं, बल्कि उदार थी। यह उसके चरित्र का सबसे मानवीय पक्ष है। दक्षिणापथ के राजा युद्ध में हार कर भी पुनः अपने सिंहासन पर बैठाए गए। यह समुद्रगुप्त की विनम्र कूटनीति दर्शाता है। प्रयाग प्रशस्ति कहती है कि सम्राट पराजितों के प्रति कृपालु और शरणागतों के प्रति दयालु था। धार्मिक सहिष्णुता। समुद्रगुप्त ब्राह्मणवादी राजा था, परंतु धार्मिक रूप से अत्यंत सहिष्णु। लंका के राजा मेघवर्मन को उसने बौद्ध विहार निर्माण की अनुमति दी। यह उसकी धार्मिक उदारता का सर्वोत्तम प्रमाण है। ब्राह्मणों, बौद्धों, जैनों और स्थानीय परंपराओं सभी को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। कलाप्रिय और संगठनशील व्यक्तित्व। समुद्रगुप्त केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक कलारसिक भी था। उसकी वीणावादक मुद्रा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसे संगीत कला में निपुण बताया गया। प्रयाग प्रशस्ति भी उसके विद्वत्ता और काव्य प्रेम की सराहना करती है। उसकी कलात्मक प्रवृत्ति ने गुप्तकाल को शास्त्रीय कला के विकास का मुख्य युग बनाया। राजनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीति। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य को एक केंद्र से नहीं, बल्कि बहुस्तरीय राजनीतिक संरचना से संचालित किया। प्रत्यक्ष शासन, अधीन राज्य, कर राज्य, जंगल राज्य और सीमांत राज्यों, इन सभी को अलग अलग नीति से संचालित करना उसकी बुद्धिमत्ता दर्शाता है। वह युद्ध जितना ही कूटनीति में भी पारंगत था, इससे उसका साम्राज्य स्थायी रूप से मजबूत रहा। न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक। प्रयाग प्रशस्ति में उसे धर्मनिरत, न्यायप्रिय और राजधर्म का पालन करने वाला बताया गया है। वह प्रशासन में धर्म, नीति और न्याय का मिश्रण अपनाता था। सम्राट की अंतिम सत्ता होने के बावजूद उसका शासन संतुलित था। उदार हृदय और सरल स्वभाव। समुद्रगुप्त को कभी कभी वीरनाम राजा कहा गया, अर्थात वीरों में राजा। उसकी नीतियों में कठोरता कम और व्यावहारिकता अधिक थी। उसे अत्याचारी के रूप में नहीं, कर्तव्यनिष्ठ सम्राट के रूप में याद किया जाता है। व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन। समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व शक्ति, करुणा, कला, धर्म और कूटनीति, इन पांचों गुणों का संतुलित मेल है। वह योद्धा भी था, कलाकार भी, विजेता भी था, दयालु भी, ब्राह्मणवादी भी था, पर सहिष्णु भी। समुद्रगुप्त को गुप्तकाल का उत्कृष्ट मानवराजा कहा जाता है। उसका चरित्र भारतीय इतिहास के सबसे संतुलित और आकर्षक चरित्रों में से एक है। Please like, subscribe and comment.